हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सीरीज चल रही है हमारी ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs की, उसमें हम देख रहे थे BCT के पेपर सॉल्व कर रहे थे। PGT का हमने इसमें पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था, जिसमें के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इसके आगे अब शुरू करेंगे, पार्ट 2 रहेगा ये PGT का। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी जो वीडियोज़ आती हैं चैनल पर 1 से 2 वीडियो पर डे करके मिलती हैं आपको, तो वो मिल जाएंगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा कर के। GS बाई दिवाकर सर ये आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा, जिससे कि आप डाउनलोड करके लॉगिन कर सकेंगे। वहाँ से कोर्स एंड बैचेज आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष में लागू किया गया था? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ था वो हुआ था 1986 में। यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? ऊर्जा संकट जो चल रहा है विश्व में अभी, उसका समाधान क्या होगा? वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा कटौती, या फिर पेट्रोलियम, या फिर कोयला। तो इसमें जो अल्टरनेटिव एनर्जी होती है या फिर वैकल्पिक ऊर्जा, इसका मतलब है कि जो ऊर्जा हम दोबारा से उत्पन्न कर सकें, जल्दी से उसे रीयूज कर सकें, तो उसका वैकल्पिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला, तेल, गैस के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है। वैकल्पिक ऊर्जा कौन कौन सी हैं? सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इनके प्रयोग को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान इससे किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा के नवीकरणीय यानी कि असमाप्य संसाधन है और इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। ये कैसे हैं? असमाप्य हैं, यानी कि कभी भी समाप्त होने वाले साधन या संसाधन ये नहीं है, और इनसे क्या होता है? कोई भी प्रदूषण होने का भी खतरा नहीं होता है। तो इससे क्या है, अगर हम इस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो ऊर्जा की ऊर्जा मिल जाएगी और खतरा कम भी हो जाएगा। इन संसाधनों के समुचित प्रयोग के लिए उच्च एवं सस्ती प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है, यानी कि अभी इनका विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य पूछा गया है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। भारत के महानगर एवं संनगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ये ठीक है। 4 महानगर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में देश के 85% अधिक लोग संपन्न निवास करते हैं, ये भी ठीक है। संनगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा एवं अपराध की दर उच्च है, ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी कि डी ही इसमें गलत हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। महानगर एवं संनगर में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ये अच्छा जीवन नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपको ये काफ़ी अच्छा, यानी सुविधाएं तो मिलती हैं लेकिन खतरा भी रहता है स्वास्थ्य से संबंधित। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि से महासागर जो महानगर हैं एवं संनगर हैं उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। भारत के 4 महानगर हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। यहाँ पर कितने देश के 85% से अधिक लोग रह रहे हैं या फिर निवास कर रहे हैं। उसके आगे दिया गया संपन्न लोग रहते हैं। ये संनगरों में निर्धनता होती है, बेरोजगारी होती है, असुरक्षा होती है तथा अपराध की दर उच्च होती है, ये भी ठीक है। महानगर एवं जो संनगर है उनमें नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं का संपूर्ण विकास न होने के कारण क्या है, नगरीय जीवन आनंददायक नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम इसकी इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दिया होता है। एक क्वेश्चन का हम आंसर डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं कि ये आज का वर्षा स्तरी का उदाहरण कौन सा हो गया, लो क्लाउड हो गया, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि एक के साथ में आपके कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी घूम के दिया जाता है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन साथ में कराते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा स्तरी का एक उदाहरण है तो वो हो जाएगा निम्न में लो क्लाउड्स, जो किसका है, वर्षा स्तरी का ही उदाहरण है।
वर्षा स्तरीय मेघ निचले मेघ या फिर निम्न मेघ का एक उदाहरण होता है। इन मेघों की ऊंचाई धरातल से 2500 मीटर से कम होती है। कितनी होती है? 2500 मीटर से कम होती है। इनका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है इनका रंग। इनकी सघनता के कारण धरातल पर अंधकार छा जाता है। जब ये क्या घने होते हैं तो काले बादल जो छाए होते हैं वो यही होते हैं, यानी कि अंधकार छा जाता है। मेघ के आगमन से अत्यधिक वर्षा होती है। जब ये मेघ आते हैं, जब काले बादल आ जाते हैं तो क्या होता है? काफ़ी वर्षा होती है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद ने मेघों को 10 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, 10 मेघ जो हैं वो हैं आपके, देख लेते हैं इनको। उच्च मेघ होते हैं 6000 से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, जिनको कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा आपका पक्षाभ मेघ, एक मिनट, पक्षाभ मेघ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पक्षाभ स्तरीय मेघ। तीसरा हो जाएगा पक्षाभ कपासी मेघ। ये किसके पार्ट हो गए? उच्च मेघ के पार्ट हो गए। मध्यम ऊंचाई वाले बादल जो कि 2500 मीटर से 6000 मीटर की हाइट तक या फिर ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। इनमें 2 तरह के मेघ मिलते हैं, मध्य स्तरीय मेघ एवं मध्य कपासी मेघ। निचले मेघ जो मिलते हैं वो 2500 मीटर की कम ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं, जिसमें स्तरीय कपासी मेघ होते हैं, वर्षा स्तरीय मेघ होते हैं, स्तरीय मेघ होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 10 प्रकार के मेघ हो गए, जो कि किसने बांटा हुआ है इनको? अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद ने इसको बांटा हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं ऊर्ध्वाधर जो विकास वाले मेघ हैं 18 किलोमीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं, जो कि कपासी मेघ हो गए एवं कपासी वर्षा मेघ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्ट मैदान उदाहरण है। जो कास्ट मैदान बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं या फिर कहाँ पे ये पाए जाते हैं? ये यूगोस्लाविया के मैदान में, या फिर पूर्वी इंग्लैंड का मैदान हो गया, या डैन्यूब का मैदान, या फिर फिनलैंड का मैदान। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन, यूगोस्लाविया का मैदान में कास्ट के मैदान पाए जाते हैं। चूना पत्थर वाली जो चट्टानें होती हैं उनके क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप का निर्माण घोलन द्वारा होता है। क्या होता है? इनमें जो चूना पत्थर वाली चट्टानें होती हैं उनका घोल बनता है, उसके रूप में जो स्थल रूप बनते हैं जो घोल के द्वारा, उन्हीं को बोलते हैं अपन क्या? कास्ट के मैदान बोलते हैं। ये स्थल रूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपरदन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्वथा भिन्न होते हैं। इस तरह लाइमस्टोन सेल पर निर्मित स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। किस पर बनता है ये? लाइमस्टोन सेल पर बनता है ये, जिसको कि कास्ट मैदान या फिर स्थलाकृति कहा जाता है। कास्ट शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर एड्रियाटिक सागर के सहारे, ये किसके? एड्रियाटिक जो सागर है इसके सहारे कास्ट क्षेत्र से लिया गया है। अतः यूगोस्लाविया का मैदान कैसा है? कास्ट का मैदान का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं नोट में क्या दिया हुआ है इसका। भूमिगत जल द्वारा जो अपरदनात्मक स्थल रूप बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं ये दिया गया है। ये लेपीज बनते हैं, घोल रंध्र बनते हैं, डोलायन बनते हैं, कास्ट खिड़कियाँ बनती हैं, युवाला, पुलजे, धंसती निवेशिका, अंधी घाटी, कास्ट घाटी, कंदरा, गुफा एवं प्राकृतिक पुल। ये किसके द्वारा बनते हैं? सभी भूमिगत जल के द्वारा, जो कि अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, दक्षिणी दोलन का वाकर्स परिसंचलन से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। कूट इनके नीचे दिए गए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। गिलबर्ट वॉकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक जो है निर्मल व्यापारिक पवनों पर सूचक है, तथा दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब पर इंगित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे, यानी कि जो दक्षिणी दोलन का वॉकर परिचालन है उससे घनिष्ठ संबंध होता है दक्षिणी दोलन का वॉकर परिसंचलन से, ए सही हो जाएगा। गिलबर्ट वॉकर ने भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे, ये भी सही हो जाएगा। दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब पर इंगित करता है, ये भी सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन। दक्षिणी दोलन का वॉकर जो परिचालन है उससे घनिष्ठ संबंध होता है। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप ताहिती, मध्य प्रशांत एवं डार्विन उत्तर ऑस्ट्रेलिया के बीच वायुदाब के अंतर से की जाती है।
धनात्मक वायुदाब से हिंद महासागर के क्षेत्र में जाड़े में वायुदाब कम और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अधिक रहता है। ठीक है, जाड़े में कहाँ पे अधिक रहता है? प्रशांत महासागर में, और हिंद महासागर में कैसा रहता है? वायुदाब कम रहता है। ठीक है, इससे मानसून कैसे होते हैं? सामान्य हो जाते हैं तथा ऋणात्मक मान के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में जाड़े में वायुदाब कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, अगर ऋणात्मक मान हो इसका तो। इससे मानसून कमजोर हो जाता है। इस दोलन की जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान के सेवा महानिदेशक थे सर गिलबर्ट वॉकर, उन्होंने 1924 में दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? अपवादवाद या फिर जीव भूविस्तार या फिर क्रमबद्ध भूगोल या फिर प्रादेशिकता। तो इसको जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कोरोलॉजी या फिर जीव भूविस्तार। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। अल्फ्रेड हेटनर ने 1905 में, कब? 1905 में क्षेत्रीय विभेदन की व्याख्या करते हुए पृथ्वी का विज्ञान कोरोलॉजी लिखा हुआ था। भूगोल भह विज्ञान है, इन्होंने लिखा था हेटनर ने। भूगोल भह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता तथा एक दूसरे के साथ स्थानिक संबंधों को ये दर्शाता है। रिचर्ड हॉटसन ने हेटनर को प्रेरणा लेकर 1939 में, किसने? हॉटसन ने प्रकाशित जो पुस्तक की हॉटसन की द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, उसमें क्षेत्रीय विभेदन को एक प्रतिष्ठित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। भूगोल के क्षेत्र में हॉटसन ने क्षेत्रीय मांग इसका समकालनात्मक अथवा संश्लेषणात्मक उद्देश्य है। क्षेत्रीय विभेदन में जो जीव भूविस्तार है कोरोलॉजी है अथवा क्षेत्र वर्णनी विज्ञान या फिर कोरोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ये किसने कहा था? हॉटसन ने कहा था। क्षेत्रीय विभेदन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल सावर ने किया था। हेटनर के भौगोलिक संकल्पनावाद तथा भावानुवाद करते हुए 1925 में इसका उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, कल्प, महाकल्प या फिर युग? तो इसमें जो सबसे लंबी अवधि हो जाएगी जिसको बोला जाता है इयोन। इयोन अवधि सबसे लंबी है। आर्कियोजोइक तथा प्रोटोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्रीकैम्बियन महाकल्प भी कहा जाता है, जो कि कितना है? 59 करोड़ या फिर 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष तक का है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसे देख लेते हैं। जो प्रीकैम्बियन महाकल्प की अवधि है 3.41 अरब वर्ष की है। आर्कियोजोइक एवं प्रोटोजोइक महाकल्प सबसे लंबी अवधि वाले काल को युगोन या फिर इयोन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है मध्य अमेरिका में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि है, इनको किस नाम से किस देश में बुलाया जाता है? मिल्पा बोला जाता है इनको मैक्सिको या फिर मध्य अमेरिका में। लद्दाख बोला जाता है इंडोनेशिया मलेशिया में। रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। केगिन बोला जाता है फिलीपींस में। कोनुको वेनेजुएला में। टाबी बोला जाता है मेडागास्कर में। मसोले बोला जाता है कांगो एवं मध्य अफ्रीका में। हुमा बोला जाता है जावा में। तुंगिया बोला जाता है म्यांमार में। चेन्ना बोला जाता है श्रीलंका में। तमराई बोला जाता है थाईलैंड में। ठीक है, ये हो गई आपकी कैसी? स्थानांतरणशील कृषि हो गई। चलिए और देखते हैं। कालगोरली विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? ये जो कालगोरली जगह है ये विख्यात है आपके स्वर्ण उत्पादन के लिए, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए कालगोरली विख्यात है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया जाता है। यहाँ का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली तथा कूलगार्डी में प्राप्त होता है। कितना? 70% है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, कालगोरली एवं कूलगार्डी से प्राप्त होता है। स्वर्ण का विश्व में सर्वाधिक भंडार वाले देश घटते क्रम में दिए गए हैं। चीन है, चीन के बाद में ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में रूस आता है, रूस के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में पेरू, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये सभी देश आ जाते हैं। स्वर्ण के सर्वाधिक जो उत्पादक देश घटते क्रम में हैं उनको देख लेते हैं। ये तो भंडार वाले थे, ये उत्पादक देश हैं। उत्पादक में चीन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, रूस है, रूस के बाद में अमेरिका है, अमेरिका के बाद में आपका कनाडा है। ये देश हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोने की प्रमुख खानें कौन कौन सी हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली हो गई, कूलगार्डी हो गई, यूएसए में साल्ट लेक, अलास्का, दक्षिण अफ्रीका में हो गई बिटावर्ट सैंड एवं पहाड़ी में
जोहान्सबर्ग, किम्बरले, ये सभी खाने हो गई सोने की खाने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो आपके संकल्पना दी हुई हैं उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं, चलो इनको लगा लेते हैं। एक रूपतावाद की जो संकल्पना दी थी वो दी थी आपके हट्टन ने। आधार तल की जो संकल्पना दी थी पॉवेल ने दी थी। और प्रमाणित सरता यानी कि ग्रेडेड रिबल की जो संकल्पना दी थी वो गिलबर्ट ने दी थी। और पेन प्लेन दिया था क्रिकमे ने, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक रूपतावाद की हट्टन ने दी थी, आधार तल की संकल्पना पॉवेल ने, प्रमाणित सरता दी थी गिलबर्ट ने तथा पेन प्लेन दिया था क्रिकमे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या थी? पहली सदी से 9वीं सदी, दूसरी सदी से 10वीं सदी, या फिर तीसरी से 12वीं सदी? तीसरी से 12वीं सदी थी, जो कि अंधेरा युग या फिर अंधयुग के नाम से इसको जाना जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। रोमन साम्राज्य का पतन के बाद में ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी यानी कि 300 एडी से 1200 एडी तक का जो काल था भूगोल में अंधयुग के नाम से जाना जाता था। इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि वहाँ से लाइट चली गई थी। लाइट का मतलब जो एक खोज होती थी, अन्वेषण काल था, वो चल रहा था, काफ़ी सारे नए नए देशों की खोज हो रही थी, उस तरह का कोई भी ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसको अंधयुग के नाम से जाना जाता था। इस युग में क्या हुआ था, ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण बाइबल के विचार भूगोल पर छा गए थे। क्या हुआ था, धार्मिक विचार इस पर आने लगे थे, वो भी किसके, ईसाई धर्म के। पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरीनुमा माना गया, जिसके केंद्र में ईसाइयों के धार्मिक स्थल यरूशलेम को, यरूशलेम या फिर आपका जेरूशलेम जिसमें कि बना हुआ था टी इन ओक मैप बना हुआ था इसका, वो बना था। यह काल टीओ मानचित्र के युग का था, यानी कि किसका था, जो मैप बना था जेरूशलेम का, टीओ या फिर टी इन ओ नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखी थी वो लिखी थी सर हर्बर्ट रिस्ले ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर हर्बर्ट रिस्ले ने लिखी थी 1909 में। भारतीय जनगणना के उच्चायुक्त थे ये। भारतीय जनजातियों के विभाजन में रिस्ले महोदय का योगदान महत्वपूर्ण रहा हुआ है। चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो वो है आपका कर्नाटक। कॉफी काफ़ी पाई जाती है कर्नाटक में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन में कितना हिस्सा रहा है इसका? 68% इसका हिस्सा रहा हुआ है। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं केरल, दूसरे पर रहा है तमिलनाडु, तीसरे पर रहा हुआ है। ठीक है, कहवा के लिए 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान चाहिए इसके लिए वार्षिक तापमान, और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा चाहिए। ढलवा पर्वतीय पहाड़ी चाहिए, इस पर दोमट एवं काली मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि कॉफ़ी का उत्पादन अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारत में जो सर्वप्रथम कॉफ़ी का पौधा था चिकमंगलूर यानी कर्नाटक में उगाया गया था। सबसे पहले जो कॉफ़ी उगाई गई थी वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? अलकनंदा तथा भागीरथी, भागीरथी तथा भिलंगना, या फिर आपका दिया हुआ है इसमें अलकनंदा मंदाकिनी के, या फिर भागीरथी एवं मंदाकिनी के। तो जो ये टेहरी बांध बना हुआ है ये भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर बना हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। टेहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। 150 किलोमीटर जो 1.5 किलोमीटर के नीचे टेहरी में स्थापित यह किया हुआ है। टेहरी बांध की जो ऊंचाई है 261 मीटर है, लंबाई 570 मीटर है। बांध के पीछे निर्मित झील को स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। बांध के पीछे एक झील बनी हुई है जिसको कि जाना जाता है स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से। इस परियोजना को 2400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने का संभव होगा। कितनी मेगावाट से जल विद्युत मिल जाएगा? 2400 मेगावाट। ठीक है, चलिए और कुछ बांध दिए गए हैं, कौन सी नदी पर बनाए गए हैं वो देख लेते हैं। केसाऊ बांध बना है आपका टोंस नदी पर। लखवार बांध बना हुआ है यमुना नदी पर। श्रीशैलम बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। पोंग बांध बना हुआ है ब्यास नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, तथा मुल्ला पेरियार बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है? सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति, दिन की लंबाई, या फिर पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी, या फिर भूमिगत जल। भूमिगत जल है, जिसका कि सूर्य तप से कोई भी कारण नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। धरातल पर सूर्य तप की प्राप्त जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ से जब भूमध्य रेखा पर होता है तो ज़्यादा सूर्य का ताप मिलता है, उसके बाद में वो तिरछा होता जाता है तो ताप कम होता जाता है, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप में तेजी से घटती जाती है। सूर्य तप की मात्रा में ऋतुवत परिवर्तन होता है। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी के सूर्य की दूरी तथा सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव, प्रकीर्णन, प्रत्यावर्तन, अवशोषण, ये सब प्रमुख कारक हैं सूर्य तप के लिए। अतः भूमिगत जल जो है सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके अक्षांश दिए गए हैं और कितना कितना सूर्य तप यहाँ पे मिलता है तो वो देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर 100% मिल जाता है, 10 डिग्री अक्षांश पर 99% मिल जाता है। जब 90 डिग्री पर पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको 42% अक्षांश मिलता है, वो सूर्य तप मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है किसका? उत्कांत भूमि का है, वेटलैंड का ये उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी है जो कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है, उत्तरमुखी होकर महाखट से बहती हुई राजस्थान में कोटा में ये प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ पे जाती है? राजस्थान के कोटा में चली जाती है। इस पर एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा में बूंदी, सवाई माधोपुरा एवं धौलपुर से होती हुई, धौलापुर नहीं है, धौलपुर से होती हुई यमुना में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल में खड्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? खड्ड कहा जाता है। चंबल नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर तथा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो हैं सिंध है, बनास है, पार्वती है, चिप्रा है, खारी है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देश में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में लगाया गया था, जो कि कोलकाता के निकट में ग्लोस्टर में लगाया गया था, जो कैसा रहा था? असफल रहा था। वस्त्र उद्योग का जो सफल कारखाना लगा हुआ था 1854 में लगा था मुंबई में स्प्रिंग एंड वीविंग कंपनी द्वारा। मुंबई में कवास जी एंड डावर द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? कवास जी एंड डावर के द्वारा लगाया गया था। देश में अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र होने के कारण इसको कहा जाता है क्या? भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, जबकि मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। मुंबई को क्या बोला जाता है? भारत का कॉटनोपोलिस, और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, चलिए देश में सर्वाधिक जो सूती वस्त्र हैं उनकी मिलें तमिलनाडु में हैं, जहां देश का 42.2% यानी सर्वाधिक कारखाना निर्मित सूती धागे का उत्पादन करता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो वो कौन सा जिला है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, या फिर उदयपुर, अजमेर, अलवर, सलेम, धर्मपुरी, या फिर हजारीबाग, गया, मुंगेर। तो जो हजारीबाग है, गया है, मुंगेर है, यहाँ पे क्या है? अभ्रक मेखला सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। देश में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है बिहार के गयाम जिले में, यहाँ से शुरू होती है। झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह जिलों से होती हुई बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिलों तक ये फैली हुई है। इस पेटी की टोटल लंबाई 160 किलोमीटर तथा चौड़ाई 26 से 32 किलोमीटर है। मोटाई 30 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ सर्वोत्तम जो कोटि का रूबी अभ्रक उत्पादन होता है। सर्वोत्तम कोटि का यहाँ पे क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। कोडरमा को विश्व की अभ्रक मंडियों, अभ्रक की राजधानी की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कोडरमा से लेकर के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्वासन रीजन का सवाल है आपका।
तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय में उत्पन्न होती हैं। ये ठीक दिया है आपका। तिब्बत पठार उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भी ठीक है तथा इसके ये सही से व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ए और आर दोनों सही हो जाएंगे तथा सही से इनकी व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि तिब्बत का पठार जो है उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है, इसीलिए वहाँ पे क्या चलती हैं, चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चक्रवात से संबंधित जो भारतीय मानसून है उनकी संकल्पना देख लेते हैं। गतिक संकल्पना दी थी आपकी फ्रोन महोदय ने, तापीय संकल्पना दी थी हेले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? जो मिस्र में गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है खम्सिन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक गर्मी एवं शुष्क रेत से भरी दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी पवन को सिरोको कहते हैं। अफ्रीका में इसके अन्य स्थानीय नाम है, जैसे कि मिस्र में इसको खम्सिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को शिमूम कहते हैं, जो कि कहाँ चलती हैं, अरब के रेगिस्तान में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और कुछ पवनें दी गई हैं, गर्म पवनें हैं, उनके क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सी पवन कहाँ पे बहती है। चिनूक बहती है आपके रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। फोन बहती है आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर। हरमट्टन बहती है सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग पर। यामो जापान में, बिक्रफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब उत्तरी सूडान में, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में तथा ट्रेमोंटेन ये मध्य यूरोप में बहती है। ये कैसी हैं हवाएं? सभी ये गर्म हवाएं हैं। ठीक है, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो जो पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है वो बोला जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इन वनों का विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा वर्ष संवहनी रूप में होती है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है, जो कि पृथ्वी के 8% भाग को घेरे हुए है तथा विश्व के 80% जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 80% जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। जो अमेजन के वन हैं, वर्षा वन है, उनको किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की वनस्पतियाँ लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों से उत्पादित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? तो भूगोल को जनक कहा जाता है आपके इरेटास्नीज महोदय को। बी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। इरेटास्नीज 3री ईस्वी पूर्व से विख्यात क्या थे? गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। कौन थे ये लोग? गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है वर्णनात्मक अध्ययन। इरेटास्नीज ने ज्योग्राफी का नामक पुस्तक भी लिखी थी। प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है ये ज्योग्राफी का। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। इन्होंने तत्कालीन ज्ञात पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा हुआ था, जिसमें एक उष्णकटिबंधीय, 2 शीतोष्णकटिबंध तथा 2 शीत कटिबंध थे। इन्होंने ये बांटा हुआ था। नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाली न्यूबियंस जनजाति का उल्लेख करने वाला प्रथम विद्वान था, वो भी कौन थे? इरेटास्नीज महोदय ही थे। इरेटास्नीज विद्वान जो थे जिसने देसी नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात करी थी। ठीक है, ये इनके बारे में हो गया। चलिए और देख लेते हैं। सर हर्बर्ट रिसले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो वो किया गया था 7 वर्गों में। 1901 में इन्होंने भारतीय जनगणना के अध्यक्ष रहे थे। इस जनगणना के अनुसार जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उनके आधार पर रिसले ने भारतीय प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो वो कौन कौन से 7 वर्ग थे? वो थे आपके इंडो आर्यन, द्रविडियन, मंगोलाइड,
आर्य द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन तथा साइतो द्रविडियन, तुर्की ईरानी। ये आपके हो गए 7 ग्रुप। डॉक्टर गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या को 6 जाति तथा जाति समूह एवं 9 उपभेदों में बांटा हुआ था। ये किसने बांटा था? डॉक्टर गुहा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेरोडोटस निवासी था। हेरोडोटस जो निवासी था वो थे आपके यूनान के, यानी कि ग्रीक के निवासी थे। ए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, बार बार पानी पीना पड़ता है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल को यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक का? 300। इसके बाद में क्या आया था आपका? अंधयुग आया था। यूनान का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान का निवासी था, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इनका जो कथन है काफ़ी फेमस था। समस्त इतिहास का जो भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए एवं समस्त भूगोल का इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। ये इनका कथन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखना। यह प्रथम विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर खींचने का प्रयास किया। इन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था? तो वो माना था आपके हेरोडोटस ने। जबकि हिकेटियस तथा उसके समकालीन भूगोलवेत्ता जो थे, उन्होंने उत्तरी सागर की ही एक भुजा मानते थे। किसको? कैस्पियन सागर को। किसकी मानते थे भुजा? उत्तरी सागर की भुजा मानते थे। इन्होंने नील नदी के बाढ़ के मैदानों में जमा हुई काली मिट्टी एवं नदी के निक्षेपण का सकारण वर्णन किया। इन्होंने नील नदी के मुहाने को डेल्टा शब्द के रूप में बताया। तभी से क्या हो गया? डेल्टा शब्द का प्रयोग होने लग गया। जो नील नदी है उसके मुहाने पर बनता है, उसी से क्या बना आपका? डेल्टा शब्द का। इसलिए पूछा जाता है कि डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो भी आपके हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? आधुनिक जो समुद्र विज्ञान है उसके प्रणेता माने जाते हैं जॉन मर्रे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जॉन मर्रे, जिनको आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता कहा जाता है, इन्होंने चैलेंजर अभियान के माध्यम से स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंत सागरी कटक की खोज की थी तथा इसका नामकरण बेबिल थॉम्सन कटक दिया गया था। क्या दिया? बेबिल थॉम्सन कटक किया। प्लैंकटन सागर नितल के निक्षेप में कोरल रीफ की संरचना एवं उत्पत्ति का अध्ययन किया। इन्होंने एटॉल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उत्तरी अटलांटिक में मत्स्य मंडल एवं पंख रेखा का निर्धारण किया। प्रशांत महासागर के गंभीर भागों को मानचित्र द्वारा प्रस्तुत किया था। मर्रे ने प्रवाल भित्तियों से संबंधित उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिया था, जिसको बोला जाता है स्थिरस्थल सिद्धांत, इसको बोला जाता है, जो कि किसने दिया था? मर्रे ने दिया था। जॉन मर्रे पूरा नाम है। ठीक है, गंगा के मैदान में दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? कौन सा पर्वत है वो? तो वो है आपका विंध्यान पर्वत, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विंध्याचल पर्वत 2 भागों में बांटता है। विंध्यन श्रेणी उत्तर मैदान में तथा दक्षिण में दक्कन के पठार के बीच में एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अक्षांश है जिसको कि तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो वो आपका अक्षांश हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ। अक्षांश जिसको कि कहा जाएगा तापीय भूमध्य रेखा, इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन। 20 डिग्री अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। धरातल पर प्राप्त होने वाला सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि सौर्य किरणें ध्रुवों की ओर अपेक्षाकृत कैसी होती जाती हैं? तिरछी होती जाती हैं। अतः वायु का तापमान भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में ये कम होता जाता है। सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, परंतु अधिकतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई के महीने में अंकित किया जाता है। जो सतह हैं उनका एल्बिडो दिया गया है कि कितना परावर्तन ये लोग कर देते हैं सूर्यातप का, ये लोग बोल रहे हैं। या फिर ये चीज़ें जो हैं, जैसे हिम आवरण है, सबसे ज़्यादा हिम आवरण करता है। एल्बिडो जो होता है सबसे ज़्यादा हिम का होता है, 70 से 90% के बीच में ये परावर्तित कर देते हैं सूर्यातप को। गहरे बादल 70 से 80% में, रेत करता है 20 से 30% में, शुष्क भूमि करती है 15 से 25 में, घास करती है 14 से 37 के बीच में,
बंद करते हैं 5 से 10% के बीच में। जो काली मिट्टी होती है वो करती है 8 से 14% के बीच में। इनका एल्बिडो होता है या फिर ये परावर्तन करते हैं सूर्य तप का। ठीक है, चलिए और देखते हैं। विश्व का प्रमुख वाणिज्यिक समुद्री जलमार्ग नहीं है, पूछा गया है इसमें। तो जो समुद्री व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है वो हो जाएगा आपका पनामा नहर तथा न्यूजीलैंड जो महासागर मार्ग है वो कैसा है आपका, व्यापारिक नहीं है। इसको देख लेते हैं। पनामा नहर पनामा स्थलखंड को काटकर बनाई गई है। यह प्रशांत महासागर तथा कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है। इस नहर से न्यूजीलैंड में कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होता है, जबकि प्रशांत महासागरीय मार्ग में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे को पूर्वी एशिया तथा न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया को जोड़कर प्रमुख जल परिवहन मार्ग बनाता है। विश्व का सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यस्त है ये, जो विश्व के विकसित एवं औद्योगिक प्रधान देशों को आपस में जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो जो वो तरंगें हैं वो आपकी पी तरंगें ये कहलाती हैं, चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों को संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है। क्या होता है? कंपन पैदा होता है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर ये क्या डालती हैं? दबाव डालती हैं। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया क्या होती है? घटित होने लगती है। पी तरंगें जो गति से चलने वाली तरंगें हैं, पी तरंगें ध्वनि तरंगों के साथ समान होती हैं। ये गैस में, तरल में, ठोस में तीनों पदार्थों में गुजर सकती हैं। इन्हें बोला जाता है प्राथमिक तरंगें, इनको बोला जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलीबिली क्या है? बिलीबिली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि पाया जाता है कहाँ पे? इसको जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अयनवर्ती क्षेत्र जो है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अविसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिसका औसत व्यास 600 किलोमीटर तक होता है। वायु परिसंचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अनुकूल होती है तथा इन्हें कैरेबियन सागर एवं दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, कहाँ पे? दक्षिणी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे इनको हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, बांग्लादेश तथा भारत में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में इनको बिलीबिली तथा जापान में टेफू, फिलीपींस में बैजियो या फिर बैगियो इसको बोला जाता है। ये इनके नाम है किसके? उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है? मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है। तो ये कथन है आपका गिफ्ट टेलर का। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यह कथन किससे है? नव निश्चयवाद में या फिर आधुनिक निश्चयवाद की झलक दिखाई देती है। यह सिद्धांत निश्चयवाद एवं संभववाद की चरम सीमाओं के बीच की अवधारणा है। इसे गिरफिट टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद कहा हुआ है। ठीक है, OH के स्पेट के अनुसार नव निश्चयवाद कुछ भी नहीं है बल्कि निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं का दर्शन है। चलिए ये कुछ विचारधाराएं हैं, उनके भूगोलवेत्ता दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद ये किसने दिया था? रेडजेल ने दिया था। संभववाद दिया था आपके ब्लॉस ने। नवनिश्चयवाद दिया था गिफ्ट टेलर ने। प्रसंभववाद दिया था OH के स्पेट ने तथा क्रियात्मक संभववाद दिया था डॉक्टर जॉर्ज टेथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपके हेटनर महोदय का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं, देख लेते हैं इसके बारे में। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, इसका कथन हेटनर का दिया हुआ है। हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान माना जिसके अंतर्गत प्रदेशों के अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रदेशों का। इन्हें 20वीं शताब्दी का अग्रगण्य भूगोलवेत्ता माना जाता था। हेटनर ने रिटर के अर्ड कुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे नामक शब्द दिया था।
रिटर ने शब्द कौन सा दिया था, अर्धकुंडे, और हिटनर ने शब्द दिया था आपका लैंडरकुंडे। ठीक है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान होता है। 1905 में हिटनर ने पृथ्वी का प्रदेश विज्ञान या फिर कोरोलॉजी लिखा, 1905 में लिखा था, जिसके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता तथा एक दूसरे के साथ उसके स्थानिक संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इन्होंने पुस्तकें लिखी थी हिटनर ने, भूगोल का विधि तंत्र, रूस का भूगोल, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल का आधार, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। चलिए और देख लेते हैं। समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं, जो समुद्र में डूबा हुआ भाग होता है उसको बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। समुद्र में डूबे हुए महाद्वीप के भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। औसत गहराई इसकी जो होती है 100 फैदम से 600 फीट के बीच में होती है या फिर 200 मीटर के बीच में होती है। इसका औसत ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच का होता है। चौड़ाई में स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण इसमें रहता है। समस्त महासागरीय नितल के 8.6% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। इनका विस्तार अटलांटिक महासागर में 13.3% भाग पर है, प्रशांत महासागर में 5.7% है, हिंद महासागर में 4.2% है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है, अटलांटिक महासागर में है। इनके नितल के उच्चावच दिए गए हैं, देख लेते हैं। मग्न तट जो पाए जाते हैं 8.6% भाग पर, और जो मग्न ढाल हैं आपके 8.5% पर। गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं 75.9% पर। महासागरीय गर्त पाए जाते हैं आपके 7% भाग पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यार्डंग एक स्थलाकृति है, किसके द्वारा बनती है ये, बायुड़ के द्वारा, हिमानी के द्वारा, कास्ट के द्वारा या फिर नदी के द्वारा ये बनती है आपके एओलियन या फिर बायुड़ भूदृश्य के द्वारा आपकी यार्डंग स्थलाकृति बनती है। इसके बारे में देख लेते हैं। यार्डंग पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, अपर्दन के द्वारा बनती है ये, जिसकी रचना जीवजन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर को लंबवत दिशा मिलते हैं, यानी कि जब कोमल चट्टान एवं कठोर चट्टानें लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम शैल का तीव्र यानी तीव्र गति से अपर्दन करती है, उसे उड़ा ले जाती है। इस प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैलों को अपर्दित होकर उड़ जाने के कारण चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। कोमल जो शैल होती है वो उड़ जाती है, जो कठोर चट्टान है वो खड़ी रह जाती है। इन शैलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटे होने से नालियाँ बन जाती हैं। इस तरह इस तल रूप को यार्डंग कहते हैं। यार्डंग का निर्माण निश्चित रूप से पवन के अपघर्षण कार्य के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और सेशन को लाइक भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।